हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 19 पर, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। और बच्चों हमारे टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एज ए लेक्चर नंबर 3, और ये हमारा टॉपिक है बच्चों एक बड़े ही अच्छे टॉपिक के बाद, जिसका नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, एक ब्लैक बॉडी किस तरह से बन सकता है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की क्या टाइप्स हो सकती हैं। इस तरह की सारी बातें बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में की। आज बच्चों उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और एक ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं, जो ग्राफ किसी भी ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, जिनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं, उनसे मुतल्लिक है। तो ये जो बच्चों आज का ग्राफ है, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आज बच्चों इस लॉन्ग क्वेश्चन की डेफिनेशन से लेकर इसकी मुकम्मल डिटेल और इसके जो की पॉइंट्स हैं, सारे बच्चों हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को बच्चों आप लोग एक ही सिटिंग में देखें, और बच्चों अपने पास नोट्स ज़रूर रखें, और इसमें जो लेक्चर में की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको आपने ज़रूर नोट करना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा लेक्चर है, हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और इसको बच्चों हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या होती है, और उसके बाद बच्चों इसके फर्दर जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का लेक्चर। और बच्चों इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या होती है। तो आप लोग इसको नोट करें। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो सबसे पहले मैं पॉइंट लिखूँगा, ये इसकी डेफिनेशन है। इस अंदाज़ में इसको कह सकते हैं, या अगर हमें किसी तरह से इसको डिफ़ाइन करना है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या है, तो उसको जो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज़ अ ग्राफ। चलें इसको लेक्चर स्टार्ट करें। आपने अपने ये इसको नोट भी करना है। अगर आप मेरी इस लिखने के बाद इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं बच्चों कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज़ अ ग्राफ, राइट। ये जो एक ग्राफ है जो हम ड्रॉ करेंगे, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज़ अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स, यही हम लिखते हैं, इज़ अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स distribution of thermal energy, radiated by a black body, right, radiated by a black body। तो ये बच्चों इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज़ अ ग्राफ। तो सबसे पहली बात बच्चों कि ये क्या होगा, एक ग्राफ होगा जिसको हमने समझना है, और ये जो ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, राइट। तो लेट्स से बच्चों अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, इस चीज़ को समझें, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को हम एक ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं। तो वैसे तो बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी टेम्परेचर पर रेडिएशंस इमिट होती हैं, राइट। तो लेट्स से कि ये एक ब्लैक बॉडी है, और ब्लैक बॉडी है तो इट इज़ इमिटिंग रेडिएशंस, राइट, अ लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। तो इस ऑब्जेक्ट से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस having different wavelengths, having different intensities। तो ये जो बच्चों ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस इमिट होंगी, इन रेडिएशंस में हम ये देखेंगे कि जो रेडिएशंस यहाँ से इमिट हो रही हैं, इन सब रेडिएशंस की एनर्जीज़, फ़र्ज़ करें बच्चों ये एक रेडिएशन इमिट हुई, इसकी एनर्जी E1 है, ये एक रेडिएशन इमिट हुई, इसकी एनर्जी E2 है,
फिर इस तरह बच्चों एक रेडिएशन, इसकी एनर्जी E3 है, एक की E4 है, ऐसे E5 है, E6, E7 एंड सो ऑन। फ़र्ज़ करें बच्चों इसमें बहुत सारी एनर्जीज़ इमिट हो रही हैं और किसी भी टेम्परेचर पे, किसी एक टेम्परेचर पे ये सारी एनर्जीज़ इमिट हो रही हैं। तो इन एनर्जीज़ से कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स भी हैं। जैसे बच्चों ये हमारे पास एक एनर्जी इमिट हुई, तो इस एनर्जी से रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो λ1 है। इस तरह E2 एनर्जी है, तो इससे रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो λ2 है, λ3 है, λ4 है। E5 एक एनर्जी है, इससे रिलेटेड वेवलेंथ λ5 है। इस तरह बच्चों E6 है तो λ6 है। इस तरह बच्चों जो किसी ब्लैक बॉडी से या किसी ऑब्जेक्ट से जो थर्मल एनर्जी या ये जो रेडिएशंस इमिट होंगी, इन रेडिएशंस की डिफरेंट एनर्जी होगी, E1, E2, E3, और हर एनर्जी से कॉरस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होगी, λ1, λ2, λ3 एंड सो ऑन। तो हमने जो पहले तो इसकी कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी। फ़र्ज़ करें बच्चों ये हमारे पास एक रेडिएशन है, इसकी एनर्जी E1 है, हम इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इंटेंसिटी इज़ एनर्जी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। फिर बच्चों E2 की इंटेंसिटी नोट करेंगे, फिर E3 की इंटेंसिटी नोट करेंगे, E4 की इंटेंसिटी नोट करेंगे, E5 की इंटेंसिटी नोट करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। तो इस ग्राफ में दो पैरामीटर्स हम लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हर ग्राफ जो है उसमें एटलीस्ट दो पैरामीटर्स होने चाहिए, दो वैल्यूज़ होनी चाहिए जिनसे हम उस ग्राफ को प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो दो वैल्यूज़ होंगी उसमें एक होगी वेवलेंथ, एक तरफ हम लोग वेवलेंथ रखेंगे और दूसरी तरफ बच्चों हम उसमें रखेंगे इंटेंसिटी, राइट। तो फिर हम बच्चों इस वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो वो जो ग्राफ बनेगा बच्चों उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो दैट ग्राफ विल बी द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, या बच्चों उसको हम कहेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। तो दोबारा से इसकी डेफिनेशन को आप लोग पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज़ अ ग्राफ, राइट, फर्स्ट थिंग, दैट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। तो बच्चों ये एक ब्लैक बॉडी, इससे जो रेडिएशंस इमिट होंगी उन रेडिएशंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद बच्चों वो रेडिएशंस डिफरेंट एनर्जीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जिसमें E1, E2, E3 एंड सो ऑन। इस तरह बच्चों उन रेडिएशंस की डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी, जैसे E1 की λ1, E2 की λ2, E3 की λ3। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स बनेंगी। तो इन एनर्जीज़ और वेवलेंथ्स को लेकर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और स्टडी करेंगे कि इस ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो किस किस्म की होती हैं। तो वो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को अभी हम दोबारा डिस्कस भी करेंगे कि ये ग्राफ जो बनता है, दिस ग्राफ इज़ नोन एज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, राइट। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक होगी बात बच्चों। चलें इसको मैं अरेज करता हूँ और फिर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको जो एक और तरह से भी हम कह सकते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को हम लिख सकते हैं कि इस तरह से बच्चों इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इसको बच्चों हम क्या मेजर करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ, इसको बच्चों एक पॉइंट बना लेते हैं कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में हम लोग इंटेंसिटी मेजर करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड एनर्जी विद इट्स वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड एनर्जी विद इट्स वेवलेंथ, राइट। ये हम लोग मेजर करते हैं ऑफ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये बच्चों एट डिफरेंट टेम्परेचर, राइट। तो बेसिकली बच्चों ये जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है इसको सबसे पहले 1911 में, ये आपने याद रखना है, राइट। 1911 में 1910-11 में ऑलमोस्ट 10 के लास्ट, तो दो बच्चों साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को स्टडी किया और एक्सपेरिमेंटली इसको ड्रॉ किया। उनके नाम हैं बच्चों, एक है ल्यूमर, राइट,
और दूसरे जो हैं दैट इज़ प्रेशम, ल्यूमर एंड प्रेशम। ये जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1911 के करीब इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को स्टडी किया। और इन्होंने जो कैसे स्टडी किया, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट से, किसी बॉडी से, जस्ट लाइक ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी ही लिया, अदरवाइज़ इन्होंने ये भी लिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिया था जिसका कुछ टेम्परेचर हो सकता है। तो इन्होंने जो क्या किया कि इन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट को लिया एट सर्टेन टेम्परेचर, लेट्स से जो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को किसी टेम्परेचर पे लिया और लेट्स से द टेम्परेचर इज़ T, समथिंग लाइक एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट 0 केल्विन के अलावा तमाम टेम्परेचर्स पर जो है वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को जिसका टेम्परेचर T है, इसमें से इमिट होने वाली जो रेडिएशंस थी उनकी एनर्जीज और उनकी वेवलेंथ्स ऑब्जर्व की, राइट। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी की। जो पहले इन्होंने एक टेम्परेचर लिया T1, उस टेम्परेचर पे देखा बच्चों ये जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं ये डिफरेंट टाइप्स की, इसकी एनर्जी E1 है और इसकी इंटेंसिटी I1 है और बच्चों इसकी वेवलेंथ λ1 है। इस तरह बच्चों एक और रेडिएशन है उसकी एनर्जी E2 है, उसकी इंटेंसिटी I2 है और उसकी वेवलेंथ λ2 है। इस तरह बच्चों E3 एनर्जी है, I3 इंटेंसिटी है, λ3 वेवलेंथ है। इस तरह इसकी E4 एनर्जी है, I4 इंटेंसिटी है, λ4 वेवलेंथ है। इस तरह बच्चों इन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे पहले ये सारी कैलकुलेशन इन्होंने T1 पे की। जितनी भी रेडिएशंस इमिट होती थी T1 टेम्परेचर पे इस बॉडी में से, उसको देखा कि कितनी डिफरेंट किस्म की हैं, उनकी एनर्जीज़ इंटेंसिटीज़ नोट की। फिर उन्होंने बच्चों टेम्परेचर चेंज किया, T2 टेम्परेचर रखा और उस पर फिर देखा कि उस पर रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। फिर T3 टेम्परेचर किया, उस पर और डिफरेंट टाइप हो गई रेडिएशंस की। तो हर टेम्परेचर पे जो इन्होंने क्या चीज़ मेजर की, इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड एनर्जी, जो भी एनर्जी इसमें से इमिट हुई इस ऑब्जेक्ट में से उसकी इंटेंसिटी, और उसके साथ जो उसकी वेवलेंथ मेजर की एट डिफरेंट टेम्परेचर, और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ किया। तो दैट ग्राफ इज़ एक्चुअली द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। समझ आ गई बच्चों आपको बात की। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को या इस ग्राफ को स्टडी किया। तो ये आपने पॉइंट नोट करना है। अच्छा बच्चों, अब अगर लेट्स से कि हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करनी है, या ल्यूमर और प्रेशम ने जब इसको ड्रॉ किया, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका टेम्परेचर T है, तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पे रेडिएशंस को इमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है, राइट। थर्मल इक्विलिब्रियम है तो उस पर जो वो ऑब्जेक्ट एक सेम टाइम पे रेडिएशंस को इमिट भी कर रहा है और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को किसी जगह प्लेस करते हैं और इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसका जो एमिशन है वो इसके एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा होगा। और इसी तरह बच्चों अगर इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इसकी सराउंडिंग से कम है, तो उस वक्त इसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो इसकी एमिशन से कम होगी, राइट। इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, एमिशन कम होगी अगर इसका टेम्परेचर कम है। और अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो रेट ऑफ एमिशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो फ़र्ज़ करें बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका टेम्परेचर वही है जो इसकी सराउंडिंग का है और ये रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। तो बच्चों किसी भी टेम्परेचर पे ये ऑब्जेक्ट बहुत सारी जितनी भी एनर्जी इमिट करता है, जितनी भी इसकी एनर्जी इमिट होगी, उसमें बच्चों ये बात नोटिस वाली कि वो जो एनर्जी होगी उसका जो एमिशन होगा दैट विल बी इन डिफरेंट इंटेंसिटीज़। उन सब की इंटेंसिटीज़ डिफरेंट होंगी और उनकी जो वेवलेंथ्स हैं ये डिफरेंट होंगी, राइट। ये जो बात ज़रूरी है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें से ये एनर्जी है E1 और इसकी वेवलेंथ λ1 और इसकी इंटेंसिटी I1। इस तरह इसकी एनर्जी E2, इसकी वेवलेंथ λ2 और इसकी इंटेंसिटी I2। सब की डिफरेंट इंटेंसिटी, सब की डिफरेंट एनर्जी और सब की डिफरेंट वेवलेंथ, राइट। तो इसी से मिलता जुलता जो हमारे पास है हमारे इस टॉपिक में इस तरह से है कि हमारे पास एक फर्नेस है जिसको एज ए
लिया गया है ब्लैक बॉडी, या जो आप यूँ कह सकते हैं कि इस फर्नेस को लिया गया है एज ए हॉट ऑब्जेक्ट, या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इस तरह से डिफरेंट एनर्जीज़ को इमिट करेगा। ठीक है, तो इसी से मिलती जुलती बात बच्चों हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है ये तो समझने के लिए है, और ये एक्चुअल जो डायग्राम बनी है। तो फ़र्ज़ करें बच्चों ये एक फर्नेस है जो कि एज ए ब्लैक बॉडी, या बच्चों एज ए ऑब्जेक्ट दैट इज़ इमिटिंग सर्टन रेडिएशंस एट ए गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ से बच्चों रेडिएशंस जो है वो इमिट हो रही हैं, और ये रेडिएशंस जो हैं ये बच्चों इमिट होकर ये एक रिफ्लेक्टर है जहाँ से ये रेडिएशंस फॉल होके रिफ़्लेक्ट करेंगी, और रिफ़्लेक्ट होने के बाद ये रेडिएशंस बच्चों एक प्रिज्म के ऊपर फॉल की, या एक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल की, और इस प्रिज्म या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल करने का मकसद कि बच्चों ये जो रेडिएशंस हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ्स है उसमें, तो ये स्प्रेड हो जाएगी इसकी जितनी भी इंटेंसिटीज़ या वेवलेंथ हैं। तो ये बच्चों हमारे पास एक और रिफ्लेक्टर है, यहाँ से ये रेडिएशंस रिफ़्लेक्ट होंगी, और रिफ़्लेक्ट होने के बाद ये बच्चों रेडिएशंस फॉल करेंगी एक डिटेक्टर के ऊपर, और यहाँ पे बच्चों लेट्स से कि एक डिटेक्टर है, और ये डिटेक्टर जो है ये बच्चों इनकी रेडिएशंस की इंटेंसिटी भी नोट करेगा, और बच्चों इन रेडिएशंस की वेवलेंथ भी नोट करेगा, और यहाँ से हमें इन तमाम रेडिएशंस की जो इस डिटेक्टर तक पहुँचेंगी इसकी बच्चों हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें मिलेगी, राइट। तो हमें बच्चों जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें इंटेंसिटी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए हर रेडिएशन, हर एनर्जी की। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी एनर्जीज इमिट होंगी, यहाँ से बच्चों E1 एनर्जी इमिट होगी, E2 इमिट होगी, E3 इमिट होगी, एंड सो ऑन। और E1 की वेवलेंथ λ1, E2 की वेवलेंथ λ2, E3 की वेवलेंथ λ3, एंड सो ऑन। इस तरह बच्चों इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2, और इसकी इंटेंसिटी I3, एंड सो ऑन। तो ये जो रेडिएशन इमिट होंगी इस फर्नेस में से किसी भी टेम्परेचर T पर, उस टेम्परेचर T पे बच्चों उसमें डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ्स और डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ और इंटेंसिटीज़ इमिट होंगी सिंगल सेम टेम्परेचर पे, राइट। सो दिस T इज़ कांस्टेंट। अब ये कह सकते हैं कि दिस टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे, या हमें यूँ कहना चाहिए दिस टेम्परेचर इज़ फिक्स्ड। एक्चुअली फिक्स्ड का वर्ड हम ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं। दिस टेम्परेचर T इज़ फिक्स्ड, और इस फिक्स टेम्परेचर पे डिफरेंट एनर्जीज इमिट हो रही हैं, λ1, λ2, λ3 वेवलेंथ वाली, और यहाँ से वो डिस्पर्स होके रिफ्लेक्ट होके तो यहाँ पे आएंगी। तो वहाँ से हम बच्चों नोट करेंगे इन रेडिएशन की इंटेंसिटी और उनकी वेवलेंथ्स। उसके बाद बच्चों हम यहाँ से जब हमें इंटेंसिटी और वेवलेंथ पता चलेगी तो अब हम उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है या उसकी जो बच्चों ग्राफ है उसका वो यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये ग्राफ बच्चों ड्रॉ किया प्रेशम एंड ल्यूमर ने। तो ये जो ग्राफ है बच्चों, जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो इस तरह से है। तो इस तरह से बच्चों ये ग्राफ बनेगा या बना, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि ये जो ग्राफ है ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट से वैल्यूज़ को लेकर वैल्यूज़ नोट करके फिर उसके बाद ड्रॉ किया है। तो इस ग्राफ को इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कहें तो ये बच्चों ड्रॉ होगा, इसमें इस तरफ ली जाएगी वेवलेंथ, राइट, और इस तरफ जो है वो ली जाएगी उसकी इंटेंसिटी, राइट। तो ये जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ जो है इसके दरमियान ये ग्राफ बनेगा, और इसमें इस तरफ हमारे पास वेवलेंथ की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, जैसे 1 2 लेट्स से सम नंबर्स, मैं जस्ट रैंडम नंबर जैसे लिख देता हूँ, कोई नंबर होगा जिस पर ये मतलब इसको जो इसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब जो जैसा अभी मैंने डायग्राम आपके सामने बनाई थी फर्नेस वाली, कि एक फर्नेस है जिसमें से रेडिएशन जो है इमिट हुई, या जो एक ब्लैक बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से रेडिएशंस इमिट हुई, फिर एक रिफ्लेक्टर पे फॉल हुई, वहाँ से फिर बच्चों वो एक प्रिज्म के ऊपर फॉल हुई, प्रिज्म से जो फिर वो एक रिफ्लेक्टर के ऊपर, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक डिटेक्टर पर आ गई। ठीक है, तो इसमें जो लेट्स से कि इसका जो टेम्परेचर है, जो पहला टेम्परेचर है दैट इज़ T,
और जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट उसमें इस टी की जो वैल्यू है दैट इज़ 1000 के। तो द फर्स्ट टेम्परेचर इज़ T1 इज़ 1000 के। इस 1000 के पे जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से कि यूँ ग्राफ जो है ऐसे इस तरह से ये ग्राफ बनता है। तो एक पीक सी और इस तरह से ये जो कर्व है ये जो इस तरह से ये बनता है। लेट्स से इसको थोड़ा सा मैं और फ्लैट करूं तो ये जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस तरह से भी जो ये ग्राफ बनता है। और ये जो ग्राफ है ये जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है ये जो ड्रॉ किया गया टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन। तो 1000 केल्विन पे ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें बेशुमार जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं और हर वेवलेंथ जो है उसकी जो एक डिफरेंट इंटेंसिटी जो है वो बनती है। अगर हम इस ग्राफ से देखें तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं यहाँ पर हमने वेवलेंथ रखी है। तो इसका मतलब है जो ग्राफ का ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है हॉरिजॉन्टल जो इसकी लेंथ है इसमें जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं और यहाँ पे जो स्मॉलर वेवलेंथ्स हैं और यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ्स हैं। तो ये जो स्मॉलर वेवलेंथ्स हैं और इस तरफ लॉन्गर वेवलेंथ है तो ये ग्राफ इस तरह से स्मॉलर से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाता है। और इस तरफ जो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है ये लो है और इंटेंसिटी जो है यहाँ पे हाई है। तो अगर ये ग्राफ वर्टिकली मूव करता है तो इसका मतलब है कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है। तो अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो इंटेंसिटी बढ़ती है, अगर ये ग्राफ राइट की तरफ जाता है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। चलें इसको ब्लैक में लिखते हैं ताकि आपको नज़र सही आए। तो ये हमारे पास स्मॉलर है और ये जो इस तरफ स्मॉलर से लॉन्गर वेवलेंथ और ये जो इंटेंसिटी है ये जो लो से जाएगी हाई की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो ये जो 1000 के है 1000 के पे ये बनता है ग्राफ। तो इसका मतलब है कि 1000 केल्विन पे जब इस बॉडी का टेम्परेचर 1000 केल्विन किया तो हमने बेशुमार डिफरेंट किस्म की जो वेवलेंथ्स थी और सब की डिफरेंट एनर्जीज़ थी वो ऑब्ज़र्व की। यानी इसमें से जो इमिट होगी एनर्जी जो इमिट होगी इस ऑब्जेक्ट में से जो एनर्जी इमिट होगी उस एनर्जी की कोई एक वैल्यू नहीं होगी, दैट विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी और एनर्जी के डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हर एनर्जी की डिफरेंट वेवलेंथ होगी। तो यही बच्चों इसीलिए ये ग्राफ इस तरह से बना है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली रेडिएशन इसमें से इमिट हो रही हैं और हर वेवलेंथ पे उसकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट है, राइट। उसके बाद बच्चों जब टेम्परेचर चेंज किया और इसका जो टेम्परेचर है वो 1000 से चेंज करके जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग वो है 1260। तो उस पे बच्चों जब ये कर्व बनाई तो ये कर्व की जो शेप है वो फिर से वैसी ही है, लेकिन इसमें जो इस 1260 टेम्परेचर पे इसमें जो इसकी हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, राइट। अब ये जो दूसरी कर्व है ये 1260 के पे बनी। इसका मतलब है कि हमने इसका टेम्परेचर जो है इस फर्नेस का वो अब 1260 के कर दिया। तो 1260 के पे भी बहुत सारी एनर्जी इसमें से ऑब्जेक्ट में से इमिट होगी और वो जो बहुत सारी एनर्जी इमिट होगी उस एनर्जी की कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, वो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एनर्जीज़ हैं और हर एनर्जी से कॉरिस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब है जो ये जो कर्व बनेगी अब जो 1260 पे बनेगी ये कर्व की सिमिलर होगी उसी से जो पहले बनी, लेकिन थोड़ी हाइट पे होगी। इसका मतलब है कि 1260 पे टेम्परेचर पे जो रेडिएशन या जो एनर्जी इमिट हो रही है वो पहले 1000 केल्विन पे इमिट होने वाली एनर्जी से ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए वो कर्व थोड़ा सा ऊपर बनेगी, राइट। और उसके बाद जो फिर हम टेम्परेचर को जो है वो चेंज करेंगे। तो अब टेम्परेचर जो है वो 1450, तो उस पर जो बनने वाली ये जो कर्व होगी उसकी शेप फिर इसी से सिमिलर होगी। तो 1450 के पे उसी जैसी बनेगी, लेकिन वही बात बच्चों कि जब हम इसका टेम्परेचर 1450 के करेंगे तो उस टेम्परेचर पे जो ओवरऑल एनर्जी का एमिशन होगा या जो एनर्जी यहाँ से इमिट होगी उसकी वैल्यू अब पहले दोनों टेम्परेचर से ज़्यादा होगी। यानी इसका मतलब है ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब कि एनर्जी ज़्यादा इमिट हो रही है और इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन उस ग्राफ की जो शेप है वो तकरीब मतलब ऑलमोस्ट जो पहले टेम्परेचर हैं दो उन जैसी ही होगी, राइट। इस तरह जो
एक और टेम्परेचर है और उसको चेंज करते हैं 1650। तो 1650 जो है उस पर बच्चों जब हम ये ग्राफ देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, तो ये हमारे पास 1650 पे जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो शेप है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट 3 कर्व्स। तो इसका मतलब है कि 1650 अगर इसका टेम्परेचर फिक्स करते हैं तो इस टेम्परेचर पर जो एनर्जी इमिट होगी इस ब्लैक बॉडी में से, वो उसकी जो एनर्जी है 1650 पे ओवरऑल जो एनर्जी है वो पहले तीनों टेम्परेचर से ज़्यादा होगी। और लेकिन बच्चों उस एनर्जी में भी वेरिएशन होगी, उस एनर्जी की भी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। कोई एक एनर्जी की रेडिएशन इमिट नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी जिसमें काफ़ी वैल्यूज़ होंगी एनर्जीज़ की, लो एनर्जी, हाई एनर्जी, और इस तरह हर एनर्जी से कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये जो चारों कर्व्स जो हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर पे प्लॉट की गई हैं और इसमें किसी भी इन चारों को हम स्टडी करेंगे, अभी इनका ये पैटर्न अंडरस्टैंड करेंगे। और ये जो देखें हर एक में ये चीज़ है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट है ओवरऑल। 1000 केल्विन पे लो एनर्जी रेडिएशन इमिट हुई, 1650 टेम्परेचर पे हाई एनर्जी रेडिएशन इमिट हुई, ओवरऑल एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। तो अब बच्चों इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट बच्चों हेडिंग हम बना लेते हैं कि इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, तो वन बाय वन उन रिजल्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट रिजल्ट्स और उसमें रिजल्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं, ऑलराइट। तो रिज़ल्ट 1 है, इसमें जो पहला रिज़ल्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट रिज़ल्ट बच्चों ये है इसका कि एट अ गिवन टेम्परेचर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, या अब यूँ कह लें द एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एट अ गिवन टेम्परेचर the energy is not uniformly distributed। ये बच्चों पहला रिज़ल्ट है जो हम यहाँ से ड्राइव करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों जब टेम्परेचर T हम लेते हैं 1000 केल्विन, तो जैसा कि बच्चों मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 1000 K। तो हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये बच्चों रेडिएशन इमिट करता है, एनर्जी इमिट करता है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ने एनर्जी इमिट की। हमने ये देखा बच्चों कि ये जो एनर्जी इमिट होती है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब है बच्चों कि इस एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। मसलन बच्चों एक ही टेम्परेचर पे 1000 केल्विन पर इसमें से एनर्जी इमिट हो रही है E1, फिर उसी टेम्परेचर पर इसमें से एनर्जी इमिट हो रही है E2, इसी टेम्परेचर पर इसमें से एनर्जी इमिट हो रही है विच इज़ E3, और बच्चों इससे एनर्जी इमिट हो रही है E4, इस तरह बच्चों E5, E6 एंड सो ऑन। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हमने देखा कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस टेम्परेचर 1000 K पे एनर्जी इमिट हुई, लेट्स से कि बच्चों हम ये कहें कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1000 केल्विन है और इसमें से जो एनर्जी इमिट हुई दैट एनर्जी इज़ सेम। मतलब यहाँ पे E एनर्जी इमिट हुई, यहाँ भी E, यहाँ भी E और यहाँ भी E, मतलब कि इसमें से एनर्जी इमिट हुई और उस एनर्जी की जो वैल्यू है वो सेम है, ऐसा नहीं है, राइट। तो एक ही टेम्परेचर पे, टेम्परेचर तो फिक्स है, टेम्परेचर तो उसका 1000 केल्विन है, तो मतलब वही रखा हमने, लेकिन उसमें से जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो एनर्जी इमिट हुई है, वो एनर्जी बच्चों यूनिफॉर्म या कांस्टेंट या फिक्स्ड नहीं है, बल्कि वो एनर्जी डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन। जैसे जो आप देखें इस कर्व को, ये जो कर्व है फर्स्ट कर्व जो 1000 केल्विन पे ड्रॉ हुई थी, इस कर्व में यही बात पता चलती है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इस कर्व की जो यहाँ पे हाइट कम है, यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा है और फिर यहाँ पे हाइट कम है। इस तरफ जो हम ये भी देखते हैं कि इसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ्स हैं वो भी एक जैसी नहीं होंगी। मसलन बच्चों इसकी एनर्जी है E1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो λ1 है। इस तरह जो एनर्जी E2 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उन रेडिएशंस की, उस एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो λ2 है। इस तरह E3 एनर्जी है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो λ3 है। यानी जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं जिनकी एनर्जी E3 है उनकी जो वेवलेंथ है वो λ3 है।
इस तरह जो रेडिएशंस जिनकी एनर्जी E4 है उनकी वेवलेंथ λ4 है। तो यही बात बच्चों हमें इस कर्व से पता चलता है कि इस कर्व में बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, यहाँ से लेके स्मॉलर वेवलेंथ से लेके लॉन्गर वेवलेंथ तक डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं जो इस ऑब्जेक्ट में से इमिट हो रही हैं, राइट। और उन वेवलेंथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज़ हैं सबकी वो डिफरेंट हैं। इसी वजह से बच्चों इस ग्राफ का लेफ्ट से राइट की तरफ जाना ये शो करता है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं स्मॉलर से लॉन्गर, और इस ग्राफ का जो ऊपर की तरफ जाना ये शो करता है कि जो इंटेंसिटीज़ या एनर्जी है वो भी इनकी डिफरेंट है। तो ये जो हमारे पास पहला रिजल्ट है जिसमें हम कहते हैं कि एट एनी गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, किसी भी टेम्परेचर पे। इस तरह बच्चों इसका टेम्परेचर 1000 K है, अगर इसको हम चेंज करके 1260 करते हैं तो 1260 पे भी बच्चों इसकी एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। 1260 पर भी जो एनर्जी इमिट होती है ऑल्दो उस एनर्जी की वैल्यू 1000 केल्विन से डिफरेंट होगी, वो एनर्जी ज़्यादा इमिट होगी, लेकिन बच्चों उस एनर्जी में भी E1, E2, E3, E4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है और डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं E1 से λ1, E2 से λ2। तो इस तरह जो डिफरेंट एनर्जीज़ हैं जो किसी भी टेम्परेचर पे, तो 1450 पे अगर इसका टेम्परेचर करें तब भी एनर्जी इमिट होती है, तो वो एनर्जी भी कांस्टेंट या फिक्स नहीं है, बल्कि 1450 टेम्परेचर पर भी जो टोटल एनर्जी इमिट होती है उसमें डिफरेंट एनर्जीज़ हैं E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन। तो हर टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी इमिट होगी किसी बॉडी में से वो कोई फिक्स एनर्जी या एक कांस्टेंट एनर्जी नहीं, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी जिसमें स्मॉलर एनर्जीज़ होंगी, लार्ज एनर्जीज़ होंगी और डिफरेंट एनर्जीज़ का एक स्पेक्ट्रम होगा जो किसी भी टेम्परेचर पर इमिट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस रिजल्ट को हम कहते हैं कि एट एनी गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑलराइट, तो ये था रिजल्ट नंबर 1। ओके बच्चों, अब चलते हैं रिजल्ट नंबर 2 पे। रिजल्ट 2 जो है यहाँ से बच्चों जो हमें पता चला, और दैट इज़ एक्चुअली उसका जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी उसको कहते हैं। ठीक है, उस रिज़ल्ट को। और ये रिज़ल्ट क्या कहता है कि एट एनी गिवन टेम्परेचर देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ वेवलेंथ विच हैज़ मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखिए बच्चों उसी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ले रहे हैं हम, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और बच्चों इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है लेट्स से दिस इज़ 1000 केल्विन। अब जो इस 1000 केल्विन पर मैंने आपसे कहा कि इस ऑब्जेक्ट में से एनर्जी इमिट होगी और वो जो एनर्जी इमिट होगी ये एनर्जी बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। जैसा बच्चों इसमें वो भी एनर्जी इमिट होगी जिसकी वैल्यू E1 है, वो एनर्जी भी होगी जिसकी वैल्यू E2 है, जिसकी वैल्यू E3 है, जिसकी वैल्यू E4 है, जिसकी वैल्यू E5 है, E6, E7 एंड सो ऑन अप टू En दैट आर डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज़ इमिटिंग एट द सेम टेम्परेचर। तो बच्चों 1000 केल्विन पे जब इतनी सारी एनर्जीज़ जो हैं ये इमिट होंगी तो इनमें से कोई एनर्जी की वैल्यू ऐसी होगी जो मिनिमम है और कोई एनर्जी की वैल्यू ऐसी होगी जो मैक्सिमम है। लेट्स से बच्चों ये जो E3 है ये एक मिनिमम वैल्यू है एनर्जी की, जो सबसे कम एनर्जी है इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में वो E3 है, और जो सबसे मैक्सिमम है वो बच्चों लेट्स से दैट इज़ E1। E1 हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो बच्चों E1 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है, या E1 नहीं है, लेट्स से E5 है जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है। तो बच्चों E5 जो एनर्जी है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है λ5, राइट। ज़ाहिर बात है E1 एनर्जी है तो इससे कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ1, E2 एनर्जी से कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ2। इस एनर्जी ने वेव की फॉर्म में ट्रैवल करना है तो उसकी वेवलेंथ तो होगी, तो E2 की जो वेवलेंथ है दैट इज़ λ2। इस तरह बच्चों E3 की जो वेवलेंथ है दैट इज़ λ3, λ4, इस तरह डिफरेंट। तो बच्चों E5 जो है अगर हम कंसीडर कर लें कि E5 जो है ये एनर्जी की वो वैल्यू है जो इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी पे जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो भी मैक्सिमम होगी, राइट। इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, तो एनर्जी मैक्सिमम है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी।
और बच्चों उस मैक्सिमम इंटेंसिटी से कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दैट विल बी लैम्डा 5। अगर E5 मैक्सिमम एनर्जी है तो लैम्डा 5 विल बी द वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको, लैम्डा 5 को हम पढ़ेंगे कि ये है वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट। तो लैम्डा 5, अगर E5 मैक्सिमम एनर्जी है तो लैम्डा 5 विल बी वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। लेट्स से बच्चों ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये जो पहली कर्व है, इस कर्व को हमने ड्रॉ किया था 1000 केल्विन पे। तो 1000 केल्विन पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में एक वेवलेंथ ऐसी होगी जिस पर एनर्जी मैक्सिमम होगी, राइट, या एनर्जी या इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो बच्चों वो होगा, वो इंटेंसिटी मैक्सिमम यहाँ होगी। इस पॉइंट पे हम कहेंगे ये जो कर्व है 1000 केल्विन पे, ये जो पॉइंट है P, इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है। और बच्चों इस मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ होगी, राइट, इस एनर्जी से कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो एनर्जी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दैट इज़ लैम्डा मैक्स। तो इसको मैं रेस करता हूँ। तो बच्चों इसको हम कहते हैं, बेसिकली इसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। नोट करें इसको। सो व्हाट इज़ लैम्डा मैक्स? लैम्डा मैक्स बच्चों हम कहते हैं दैट इज़ wavelength corresponding to maximum intensity। ठीक है, दैट इज़, इसको यूँ पढ़ना आपने, दैट इज़ वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसको बच्चों हरगिज़ आपने ये नहीं समझना कि ये मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ है, इस तरह अगर कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं हम इसको कहेंगे। तो ये एक्चुअली लैम्डा मैक्स जो है इसको आप पढ़ेंगे दिस इज़ वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, जैसे मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। तो 1000 केल्विन पे जो डिफरेंट एनर्जीज इमिट होंगी, हर एनर्जी पर जो वेवलेंथ होगी, हर एनर्जी की वेवलेंथ डिफरेंट होगी। E1 की लैम्डा 1, E2 की लैम्डा 2, E3 की लैम्डा 3, E4 की लैम्डा 4। तो इससे बच्चों सबकी डिफरेंट। तो इस सारी अगर एनर्जीज डिफरेंट हैं तो इसमें कोई मिनिमम होगी, कोई एक मैक्सिमम होगी। तो लेट्स से E5 मैक्सिमम है, तो E5 अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी लैम्डा 5। उसको हम कहेंगे वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट। ये वो वेवलेंथ है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली या मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ, राइट। सो द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इसका बच्चों एक पैटर्न है, मतलब इसमें अगर हम इस पैटर्न को देखें वो ये कि 1000 केल्विन पे बच्चों ये इसकी लैम्डा मैक्स यहाँ आता है, राइट, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। इस तरह बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं इस ऑब्जेक्ट का, और इसके टेम्परेचर को जैसा कि हमने लिखा है कि 1260 है। अब जो 1260 टेम्परेचर पर दोबारा देखें इसको कि अगर हम उसी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और अब बच्चों इसका टेम्परेचर हम कर देते हैं 1260, तो अब फिर इसमें से E1, E2 डिफरेंट एनर्जीज इमिट हो रही हैं, E3, इस तरह E4, इस तरह E5, E6, 7 एंड सो ऑन अप टू En। तो बच्चों 1260 टेम्परेचर पर भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। क्या ख्याल है आपका? तो 1260 टेम्परेचर पर भी ऐसे ही होगा कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कोई एनर्जी सबसे मिनिमम होगी और बच्चों कोई एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, राइट। किसी की वैल्यू सबसे कम होगी और किसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो फिर वही बात कि लेट्स से बच्चों कि इस केस में जो E6 है इसकी एनर्जी E6 जो है वो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है बाकियों से। तो इस E6 एनर्जी की जो इंटेंसिटी है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी लैम्डा 6, उसके बारे में हम क्या कहेंगे, दैट लैम्डा 6 विल बी द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो उस केस में बच्चों ये जो सेकंड कर्व है जिसका टेम्परेचर 1260 है, इस कर्व के हम देखेंगे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ बनती है। डेफिनेटली वो इसकी पीक होगी, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि इंटेंसिटी की वैल्यू
लो टू हाई होगी अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे ग्राफ में। तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये जो पॉइंट है ग्राफ में, दैट विल बी लैम्डा मैक्स। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और बच्चों इस इंटेंसिटी पर जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी, उसको वही पढ़ेंगे हम, उसको पढ़ेंगे लैम्डा मैक्स। और लैम्डा मैक्स को हम कहेंगे वेवलेंथ, उसको हम कहेंगे वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो सेकंड कर्व है जो 1260 केल्विन पे है, इस कर्व में जो लैम्डा मैक्स है उसकी ये वाली वैल्यू बनती है, वो यो पीक यहाँ बनती है, जो कि थोड़ा सा पहले वाली कर्व से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट। ये आप देख सकते हैं, पहली जो 1000 केल्विन पे है वहाँ पे ये लैम्डा मैक्स है, और जो 1260 पे है वहाँ पे जो लैम्डा मैक्स है वो थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ आप देखें ये शिफ्ट हो गया है इस तरफ। और इस सिमिलरली जो अगर हम इसको लैम्डा मैक्स ढूंढें 1450 का, 1450 केल्विन पे अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को रखें, इसका टेम्परेचर कर दें हम 1450 केल्विन, तो डिफरेंट एनर्जीज इमिट होंगी उसमें बच्चों, कोई मिनिमम होगी कोई मैक्सिमम होगी। तो जो मैक्सिमम एनर्जी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, लेट्स से E4 मैक्सिमम है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी लैम्डा 4, दैट विल बी द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी। तो यहाँ जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी लैम्डा मैक्स, ठीक है, वो डिफरेंट होगी पहली दोनों से। इस तरह बच्चों 1650 पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो ये होगी, और बच्चों उस इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी लैम्डा मैक्स। तो इसमें बच्चों एक पैटर्न है जो आपने देखना है, और वो पैटर्न ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देखें पहले हमने टेम्परेचर लिया 1000, ठीक है जी, T1 बच्चों हमने कितना लिया था 1000 केल्विन, तो उस पर लैम्डा मैक्स देखें यहाँ पे है। फिर बच्चों हमने T2 जो है वो लिया 1260 केल्विन, तो उस पर लैम्डा मैक्स थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। और फिर हमने टेम्परेचर T3 जो है ये लिया 1450 केल्विन, तो और लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया लैम्डा मैक्स। और बच्चों जो T4 लिया हमने 1650 केल्विन, उस पर मज़ीद जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब जो आप इसमें एक रिलेशन देखें टेम्परेचर वर्सेस वेवलेंथ, टेम्परेचर वर्सेस लैम्डा मैक्स, ठीक है, वेवलेंथ नहीं लैम्डा मैक्स, दोनों में रिलेशन देखें बच्चों आप। तो अगर तो हम टेम्परेचर देखें तो पहले कर्व में टेम्परेचर 1000 है, फिर 1260, 1450, 1650, तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। आप देखें टेम्परेचर तो बच्चों हम बढ़ा रहे हैं 1000, 1260, 1450, 1650, लेकिन बच्चों जो लैम्डा मैक्स है, जो वेवलेंथ की वैल्यू है, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ, इसकी और इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ, उसको बच्चों आप देखें तो वेवलेंथ लैम्डा की जो वैल्यू है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो आप देखें मैंने स्टार्ट में क्या लिखा था कि इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो हमने वेवलेंथ रखी है, इसकी वैल्यू बच्चों इस तरफ राइट को जाएंगे तो स्मॉलर से लॉन्गर की तरफ शिफ्ट होगी, और इस तरह बच्चों अगर हम इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो ये शिफ्ट होगी फ्रॉम लॉन्गर टू स्मॉलर, राइट, यही होगा ना। फिर तो लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो वेवलेंथ लॉन्गर होती है, और अगर राइट से लेफ़्ट आएंगे तो ये वेवलेंथ लॉन्गर से स्मॉलर होगी। तो इसका मतलब है बच्चों ये जो लैम्डा है, अगर आप इसको नोट करें तो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यूज़ हैं, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, तीसरी और ये चौथी वैल्यू, तो ये जो बच्चों इसकी वैल्यूज़ हैं लैम्डा मैक्स की, वो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा की वैल्यू लॉन्गर से स्मॉलर की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना। तो विद द राइज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज डिक्रीजिंग, ये बच्चों आपने याद रखना है, ठीक है। और इसको बच्चों कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट, इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहेंगे हम। और इस लॉ के मुताबिक जो मैक्सिमम वेवलेंथ्स हैं ये बच्चों लॉन्गर से शॉर्टर की तरफ जो है ये शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इसको जो वर्ड्स में आप लोग नोट करें तो हम ये कहेंगे कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमने देखा कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द
value of lambda max shifts to smaller wavelengths, राइट। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी, टेम्परेचर बढ़ रहा है और वेवलेंथ स्मॉलर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इसका जो रिलेशन भी बच्चों बनेगा वो ये कि जो लैम्डा मैक्स है, राइट, इसको अगर मैथमेटिकली कोई लिखना चाहें हम, तो जो लैम्डा मैक्स है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो शॉर्ट होती जा रही है। सो लैम्डा मैक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस तरह बच्चों जब हम इसको लिखेंगे लैम्डा मैक्स की वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्स इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। और इसको बच्चों फिर यूँ भी लिख सकते हैं कि लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइज बाय टी इक्वल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ से बन सकती है कि लैम्डा मैक्स इंटू टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। और बच्चों इस कांस्टेंट को कहते हैं वीन्स कांस्टेंट, राइट। दिस कांस्टेंट नंबर इज़ कॉल्ड, चूँकि ये वीन्स का काम है तो ये जो वीन्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 2.9 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर केल्विन, ये जो इसकी वैल्यू है विच इज़ कांस्टेंट। तो लैम्डा मैक्स इंटू टी जो है दैट इज़ कांस्टेंट, और बच्चों इस कांस्टेंट को हम कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। और ये लॉ बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ लैम्डा मैक्स की वैल्यू स्मॉलर होती चली जाती है, डिक्रीज़ होती चली जाती है। और ये बच्चों बड़ा एक एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है, ये मतलब थ्योरेटिकल नहीं है। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जो वीन्स ने किया था। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। ये बड़ा ज़बरदस्त बच्चों रिज़ल्ट है। एक्चुअली इस रिज़ल्ट की मदद से हम लोग किसी भी स्टार का जो टेम्परेचर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखें सन से बच्चों हम इतनी दूर बैठे हैं और हम सन का टेम्परेचर बता देते हैं, तो उसके लिए बच्चों ये रिज़ल्ट बड़ा यूज़फुल है। वो मतलब इस तरह से ये यूज़फुल है कि अगर हमें, जैसा कि आपने देखा कि हमने लिखा कि जो लैम्डा मैक्स है इंटू टी, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज़ 2.9 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर केल्विन। अब देखिए बच्चों लैम्डा मैक्स इंटू टी कांस्टेंट। अब अगर सन का टेम्परेचर हमने फाइंड करना हो तो हम उसको यूँ इस तरह से लिख सकते हैं और लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम नीचे ले जाएं। अगर बच्चों सन से या किसी भी स्टार से जो एनर्जी इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ अगर हमें पता हो तो उसकी वैल्यू यहाँ लगाकर हम उसका जो टेम्परेचर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम था वीन का, और ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो स्टार से या सन से किसी भी जहाँ से टेम्परेचर या रेडिएशन इमिट हो रही है उसका जो टेम्परेचर है वो बच्चों हम लोग इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलें जी, ठीक हो गया। अब चलते हैं बच्चों इसके रिज़ल्ट नंबर 3 की तरफ। ओके जी, तो इसका जो रिज़ल्ट नंबर 3 है उसकी बात करते हैं। रिज़ल्ट नंबर 3 जो है यहाँ पे ये है, इसमें जो हम कहेंगे वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ। ये जो इसकी तीसरी हेडिंग है जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों इसको थ्योरेटिकली इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। एक तो जो आप ये देखें कि किसी भी एक टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि एनर्जी एमिशन जो है वो एक जैसा नहीं है। पहली तो बात ये है कि जैसा हमने 1000 केल्विन पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और 1000 केल्विन पर हम किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1000 केल्विन पर इसमें से जो रेडिएशन इमिट होती हैं उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती, राइट। E1, E2, E3, E4, E5, E6 इस तरह डिफरेंट एनर्जीज इमिट होती हैं। और उसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 1000 से 1260 तो ओवरऑल जो एनर्जी इमिशन है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, E1, E2, E3 जो डिफरेंट एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो पहले टेम्परेचर से ओवरऑल ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है,
ये तो एक ऑब्जर्वेशन है जो एक्सपेरिमेंटली हमने देखी है। दूसरा जो ये है कि ये जो इसका पैटर्न बनता है कि पैटर्न ये बनता है कि अगर हम इस किसी एक कर्व को ले लें, किसी एक ग्राफ को 1000 केल्विन वाले को, तो इसमें बच्चों हम देखते हैं कि स्टार्ट में इसमें जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते वो एक पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और वेवलेंथ की कोई ना कोई वैल्यू होती है जिसको लैम्डा मैक्स कहते हैं। और उससे आगे जब हम चलते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है लेकिन उसमें जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ करती है। ये बड़ा एक दिलचस्प जो एक पॉइंट है, या एक बड़ा दिलचस्प रिज़ल्ट है जिसकी एक्सप्लेनेशन बच्चों कितने लोगों ने दी, और मैक्स प्लांक ने उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन फिर दी थी कि ऐसा क्यों है। तो इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर बच्चों ये पॉइंट ज़हन में रखें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है ये वाली, ये आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में बच्चों जो वेवलेंथ्स हैं वो स्मॉलर वेवलेंथ है, और स्मॉलर वेवलेंथ पे लो एनर्जी इंटेंसिटी रेडिएशन है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ राइट की तरफ चलते हैं तो वेवलेंथ जो है वो स्मॉलर से जो लॉन्गर की तरफ हो रही हैं, और इंटेंसिटी जो है ये जो लो से हाई की तरफ हो रही है। इस पॉइंट पर जाकर हम कहेंगे कि जो इंटेंसिटी है दैट इज़ मैक्सिमम, और फिर यहाँ पे कोई ना कोई वेवलेंथ की वैल्यू होगी जिसको लैम्डा मैक्स कहेंगे, राइट। वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे बच्चों वेवलेंथ बढ़ रही है और इंटेंसिटी कम हो रही है। स्टार्ट में वेवलेंथ बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, राइट, दोनों बढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट में आप क्या लें कि वेवलेंथ जो है स्टार्ट में आप ये याद रखेंगे कि लैम्डा जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग, और इंटेंसिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट। और ये लैम्डा मैक्स तक पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है बाद में, जो लैम्डा जो है दैट इज़ लैम्डा इज़ स्टिल इंक्रीजिंग, और आई जो है दैट इज़ नाउ डिक्रीजिंग। तो ये जो बच्चों अफेक्ट है, ये एक ऑब्जर्वेशन है इस ग्राफ की। और बच्चों इस ग्राफ में ये जो पॉइंट था, इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी, ये क्लासिकल थ्योरी जो है उससे ये नहीं हो रही थी। तो इसकी जो इस चीज़ की जो एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों होता है, इसके लिए जो एक रैले जीन्स एक्सप्लेनेशन है। रैले और जीन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि ये जो बिहेवियर है वो इस तरह से क्यों है। और उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी, एक मैथमेटिकल मॉडल था, एक इक्वेशन थी जो उन्होंने बनाई थी जिससे वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। लेकिन उसमें भी बच्चों वो सक्सेसफुल हुए, सिर्फ इसका एक पार्ट सही तरह एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ। और उसमें आप इस तरह याद रखेंगे कि जो इसमें बेसिक जो डिफरेंस था कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्यों नहीं हो रही थी, दैट वाज द क्लासिकल व्यू ऑफ मतलब क्लासिकल व्यू ऑफ रेडिएशन था, जिसमें रेडिएशन को वेव्स कंसिडर किया जा रहा था। तो इसके बाद बच्चों मैक्स प्लांक जो है ना, उसका एक कॉन्सेप्ट है। तो मैक्स प्लांक ने बच्चों रैले जीन्स जो फार्मूला था, जो मैथमेटिकल मॉडल उसने बनाया था, उसमें बच्चों थोड़ी सी चेंजेस की थी। और वो चेंजेस ये थी कि उसने कहा था कि ये जो रेडिएशंस हैं ये वेव्स नहीं हैं, बल्कि ये पार्टिकल्स हैं, और फोटॉन्स हैं, क्वांटा हैं। जो एनर्जी का एमिशन है वो इस तरह से होता है कि वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। और फिर उसने उसी रैले जीन्स का जो मॉडल था, जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि ऐसा क्यों है, उसमें जब पार्टिकल कॉन्सेप्ट को के मुताबिक उसको दोबारा से उसी मैथमेटिकल मॉडल को सॉल्व किया, और उस इक्वेशन से जब उसने एक्सप्लेन किया तो ये चीज़ जो है वहाँ पे एक्सप्लेन हुई थी। बहरहाल आपने यहाँ पे जो ये याद रखना है कि ये बिहेवियर तो इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में है, इस कर्व में ये बिहेवियर है। और ये बिहेवियर आपने फ़िलहाल याद रखना है कि ये बिहेवियर जो है, या वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ जो है, ये इस तरह से होती है। और ये एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस होगा कि क्यों और कौन सा जो मॉडल था, मैक्स प्लांक का जो मैथमेटिकल मॉडल था, उसके मुताबिक ये सही एक्सप्लेन होता है कि किस तरह से ये कर्व इस तरह से क्यों बनती है। या बच्चों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन था कि अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि किसी भी वेवलेंथ के कॉरिस्पॉन्डिंग उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो ये हम क्लासिकल व्यू से फाइंड नहीं कर सकते। मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा है, बताएं इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, या यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है।
तो ये बच्चों इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होता। ये एक फ्लॉ है इसमें, जिसको बाद में रैले जीन्स ने कोशिश की और फाइनली जो मैक्स प्लांक था उसने एक इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर दी थी। और यहाँ पे बच्चों एज ए रिज़ल्ट आप इसको फ़िलहाल याद रखेंगे कि इस तरह का की जो वेरिएशन है वो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान पाई जाती है। ऑलराइट बच्चों, ठीक होगी बात। चलें, ये था पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट हम चलते हैं रिज़ल्ट नंबर 4 की तरफ। ओके जी, तो रिज़ल्ट नंबर 4। रिज़ल्ट नंबर 4 जो है इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एरिया अंडर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये हमारे पास 4th रिज़ल्ट है, एरिया अंडर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये भी बच्चों एक एक्सपेरिमेंटल जो है ये प्रूफ है, यानी कि ये जो रिज़ल्ट है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड रिज़ल्ट है। जैसा जो लास्ट पॉइंट था 3, वो भी एक रिज़ल्ट है लेकिन उसकी एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं, उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। ये भी जो रिज़ल्ट 4 जो है ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, प्रूव है, और ये भी जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहलाता है। इसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहेंगे, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है। और ये जो रिज़ल्ट है बच्चों, ये रिज़ल्ट ये कहता है कि ये जो कर्व है, जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं जिसमें ये जो हमारे पास वेवलेंथ है और इस तरफ हमारे पास इंटेंसिटी है, तो ये हम कर्व ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली बच्चों जो इस कर्व के नीचे एरिया है, अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करें, या ये जो एरिया है, दिस एरिया, द कैलकुलेशन ऑफ दिस एरिया रिप्रेजेंट्स, यानी ये जो एरिया है किसी भी कर्व के नीचे, दैट एरिया रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी होगी, ये कोई एक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था किसी भी टेम्परेचर पे टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये है बच्चों एरिया। किसी भी कर्व के नीचे जो एरिया है, दैट एरिया रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यानी बच्चों अगर ये हमारे पास एक बॉडी है और ये जो हमने 1000 केल्विन पे रखी है, तो बच्चों इस बॉडी में से, इस बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से, लेट्स से जो इसका ये जो एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है इसका, ठीक है। वैसे तो इसका कोई सर्टन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसका ये बच्चों 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से जो टोटल एनर्जी रेडिएट होगी, राइट, तो कितनी, मतलब ये नहीं E1 E2 E3, टोटल एनर्जी जो रेडिएट होगी इस बॉडी में से, टोटल एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में और 1 सेकंड में, राइट। तो हम क्या कहेंगे, टोटल एनर्जी, यानी इसको हम लिखेंगे E पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी होगी बच्चों, मतलब इसमें इस तरह से हम एरिया से टोटल एनर्जी रेडिएटेड जो है वो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1000 केल्विन पे अगर बच्चों हम देखना चाहें कि कितनी किसी बॉडी में से कितनी एनर्जी रेडिएट हुई, तो उसका 1000 वाली जो कर्व है, अगर बच्चों उस कर्व के नीचे का एरिया जो है वो अगर हम कैलकुलेट कर लें, तो जितना वो एरिया बनेगा उस एरिया की ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन होगी, उस एरिया की लेंथ विड्थ वगैरह देखेंगे, ज्योमेट्री के रूल्स लगाएंगे, जो भी शेप बनेगी, और ज्योमेट्रिकल रूल से वो जो एरिया फाइंड करेंगे, और वो जो नंबर आएगा एरिया का, वो जो नंबर होगा बच्चों, दैट नंबर विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी इमिटेड फ्रॉम दैट बॉडी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। उस बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड में जितनी एनर्जी इमिट होगी, दैट विल बी द एरिया इक्वल्स टू द एरिया।
तो इस तरह बच्चों ये जो इस तरह से हम लोग एरिया से एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड की जो कैलकुलेशन है ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों कि अगर आप यहाँ देखें तो ई जो सेकंड कर्व है इसके नीचे का जो एरिया है वो फर्स्ट कर्व से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड जो टेम्परेचर 1260 है वहाँ जो एनर्जी रेडिएट होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर एट 1000। तो इस तरह बच्चों ये जो हमारे पास यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है उसको बच्चों यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं। जैसा कि हमने 4 टेम्परेचर्स पर बात की है, तो यहाँ से बच्चों हम ये एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। अब ये थोड़ी बड़ी सी कर्व्स बनेगी, मसलन ये जो टेम्परेचर 1000 पे बनती है तो ये दूसरी कर्व जो है वो इस तरह से। तो अगर बच्चों हम ये देखें कि इस कर्व का अगर हम एरिया निकालें इस कर्व के नीचे और फिर हम बच्चों इस कर्व का एरिया निकालते हैं, ये बच्चों कर्व जो है ये 1000 केल्विन पे है और ये जो कर्व है ये 1260 केल्विन पे है। तो अगर हम बच्चों इस सेकंड कर्व का भी एरिया फाइंड करते हैं, राइट, और इस तरह हम तीसरे टेम्परेचर पे उस कर्व का भी एरिया फाइंड करते हैं, तो बच्चों इस पर एक लॉ बनता है जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है। और इसका एक रिलेशन बच्चों इन्होंने बनाया है जो आपने याद रखना है, वो ये कि जो एनर्जी रेडिएटेड है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ ई, दिस एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। यानी बच्चों इसका मतलब ये है कि यहाँ से उन्होंने देखा ग्राफ से उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो एनर्जी रेडिएटेड है यानी कि जो एरिया है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया, तो जो एरिया है वो बच्चों उस एरिया का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो टी रेज़ टू द पावर 4 है, राइट। तो बेसिकली तो एरिया है, राइट, यानी कि एरिया जो है किसी भी ग्राफ का जो एरिया है वो टेम्परेचर अगर 4 पावर से इस तरह से बच्चों वो चेंज होता है। यानी बच्चों यूँ है कि अगर हम कोई टेम्परेचर डबल करते हैं, जैसे अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों ले लेते हैं 1 और उस पर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स 1। इस तरह बच्चों अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं 2 तो इसका जो एरिया है दैट बिकम्स 16 टाइम्स, उसके यूनिट जो भी होंगे तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 16 यूनिट। यानी बच्चों अगर यहाँ पे हम 1 केल्विन पे एक ग्राफ बनाते हैं और उसका एरिया लेते हैं, फिर हम 2 केल्विन पे ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल बी 16 टाइम्स ग्रेटर दैन द एरिया ऑफ द ग्राफ एट 1 केल्विन। यानी अगर इसमें बच्चों आप यूँ देखें समझने के लिए इस पॉइंट को कि अगर बच्चों ये ग्राफ मैंने बनाया है 1 केल्विन पे, राइट, लेट्स से 1 केल्विन पे, और दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूँ दैट इज़ एट 2 केल्विन, तो ये जो ग्राफ है जो 2 केल्विन पे है तो दोनों का जो एरिया है बेसिकली ये जो एरिया होगा और फिर जो बच्चों 2 केल्विन पे एरिया होगा तो दिस एरिया विल बी 16 टाइम्स ऑफ द एरिया एट 1K। तो 1K का एरिया और 2K का एरिया जो है ये जो एरिया है दैट इज़ 16 टाइम्स द एरिया एट 1K। तो यहाँ से बच्चों ये पता चला कि अगर एरिया जो है ये प्रोपोर्शनल है टी रेज़ टू द पावर 4K, तो एनर्जी जो है रेडिएटेड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर वो प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो बच्चों इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाकर ई और टी को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से बच्चों जो एनर्जी है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू T4। ठीक है, समझ आ गई ना बच्चों बात की। तो इस लॉ को हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये स्टीफन ने ये इस एरिया की कैलकुलेशन ग्राफ से ही की और रिज़ल्ट हमारे पास बन गया ई एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T4। और यहाँ पे बच्चों ये जो मतलब कि यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट भी यूज़ करते हैं विच इज़ सिग्मा, तो उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ T4। और ये सिग्मा है इसको बच्चों हम स्टीफन्स कांस्टेंट भी कहते हैं, तो दैट इज़ स्टीफन्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू है बच्चों दैट इज़ सिग्मा इक्वल्स 5.67 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -8
और इसके साथ वेबर पर मीटर स्क्वायर केल्विन -4, ये इसकी वैल्यू है। तो ये जो इसकी स्टीफन्स कांस्टेंट इसको कहेंगे, और इस रिलेशन को हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास रिज़ल्ट नंबर 4। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और इसको बच्चों टॉपिक तो इतना लेंथी तो नहीं, लेकिन बच्चों इस टॉपिक के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो बड़े अंडरस्टैंड करने वाले, जो मैंने आपको 1 बाय 1 सारे एक्सप्लेन किए। आई होप कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से मुतल्लक आपके जितने भी पॉइंट्स या कन्फ्यूजन्स होंगी वो दूर होंगी। ठीक है बच्चों, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस लेक्चर में जो है वो कितनी समझ आई, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आप लोगों का इस लेक्चर में मिस हुआ हो। अगर है तो उसको बच्चों आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, उसको फिर हम वहाँ पे अलहदा से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट बच्चों, अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।